हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली इस मॉडल का यूज हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। और इस मॉडल के अंदर हम जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को एक वाटर ड्रॉप के साथ कंपेयर करके चलेंगे। मीन्स न्यूक्लियस को वाटर ड्रॉप के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। और ये चीज 1935 के अंदर वी सीकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर न्यूक्लियस को एक वाटर ड्रॉप के साथ कंपेयर किया गया। उसके बाद 1939 में बोर और व्हीलर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्दर इस मॉडल को डेवलप किया और विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल उन्होंने जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करके बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विड ड्रॉप का डेफिनेशन देखते हैं। लिक्विड ड्रॉप की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, यहां पे हम लिखेंगे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के जैसे माना गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस कंसिडर एज ए लिक्विड ड्रॉप। तो न्यूक्लियस को यहां पे एक लिक्विड ड्रॉप के जैसे कंसीडर किया गया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। वी सीकर इन 1935 प्रपोज ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट न्यूक्लियस रिसेंबल ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो 1935 में वी सीकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर एक न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के साथ क्या किया, कंपेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1939 बोर एंड व्हीलर फर्दर डेवलप दिस मॉडल। और 1935 में बोर और व्हीलर ने इस मॉडल को फर्दर डेवलप किया और इस मॉडल की हेल्प से उन्होंने जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद हम लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ सिमिलरिटी देखी गई वो सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट सिमिलरिटी है वो यहाँ पे ये है, जो लिक्विड ड्रॉप है वो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल माना गया। जैसे लिक्विड ड्रॉप हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होती है, सेम एज इट इज न्यूक्लियस को भी क्या माना गया, इनकम्प्रेसिबल माना गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सेम एज इट इज न्यूक्लियस का डेंसिटी भी यहाँ पे क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर, उसके मास नंबर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। सेम एज इट इज जो लिक्विड ड्रॉप का जो डेंसिटी है वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा उसके साइज के ऊपर। इन दोनों का जो डेंसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, डेंसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप इज कांस्टेंट। तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम एज इट इज जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या फिर हम ये लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट अपॉन ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर। जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है किसके, उसके मास नंबर के ऊपर। या फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। सेम एज इट इज लिक्विड ड्रॉप का जो डेंसिटी है वो भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा उसके साइज के ऊपर। तो सेम एज लिक्विड ड्रॉप वेयर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ड्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारा जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। सेम एज इट इज जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो यहां पे यही बता रखा है द न्यूक्लियॉन्स बिहेव इन ए मैनर सिमिलर टू दैट मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड ड्रॉप। जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही लिक्विड ड्रॉप के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही किसी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो यही बता रखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एनालॉग मतलब सिमिलर किसमें होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी पर न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर कौन से फोर्स लगते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं, वैसे ही लिक्विड ड्रॉप के अंदर कौन से फोर्स लगते हैं, सरफेस टेंशन की फोर्स लगती है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर एनालॉग टू या न्यूक्लियर फोर्स आर सिमिलर टू सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। जैसे लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन की फोर्स लगती है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या लगते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। पर यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक डिसिमिलरिटी भी है। न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर के अंदर, और वाटर ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो फोर्स लगते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, वंडरवाल फोर्स होते हैं। पर दोनों में यहाँ पे एक सिमिलरिटी ये भी है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट इन रेंज होते हैं, सेम एज इट इज लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो फोर्स लगेगा वंडरवाल फोर्स वो भी क्या होता है, शॉर्ट इन रेंज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, देयर आर वंडरवाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो
वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, वंडरवाल फोर्स लगेगा। और ये जो वंडरवाल फोर्स है कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, शॉर्ट रेंज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सेम एज इट इज न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होते हैं, शॉर्ट इन रेंज होते हैं। और यहाँ पे हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जब हम किसी वाटर ड्रॉप के अंदर, ये मान लिया हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है और इस वाटर ड्रॉप के अंदर मैं बाहर से कोई पार्टिकल या कोई वाटर ड्रॉप ही इसके ऊपर क्या करवा दूं, बम्बार्ड करवा दूं, तो ये वाटर ड्रॉप क्या हो जाएगी, ये वाटर ड्रॉप डंबल शेप में आएगी। और डंबल शेप में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये वाटर ड्रॉप पहले डिस्टोर्ड होगी, डिस्टोर्ड होने के बाद ये क्या जाएगी, डंबल शेप में आएगी। डंबल शेप में आने के बाद ये वाटर ड्रॉप ब्रेक हो जाएगी। और सेम एज इट इज हमारे पास अगर कोई एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर मैं किसी पार्टिकल की या किसी न्यूट्रॉन की, स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाऊं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डिस्टोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डंबल शेप के अंदर कन्वर्ट होगा। देन ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा टू और मोर न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पॉइंट भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब हम बाहर से कोई पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल्स उस वाटर ड्रॉप के ऊपर या उस न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है टू और मोर पार्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अजम्पशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने कौन कौन सी अजम्पशन लेके चले हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रखा है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल मैटर। हम जो न्यूक्लियस है वो ऐसा लेके चले हैं, वो कैसा होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होगा। सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है, द न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियस। मीन्स एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियंस हैं उन न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो न्यूक्लियंस के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स बाकी न्यूक्लियंस के अंदर भी लगेगा। मीन्स प्रत्येक न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। तो सेकंड पॉइंट में यही बता रखा था, न्यूक्लियर फोर्स इज आइडेंटिकल फॉर एवरी न्यूक्लियन। उसके बाद था न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेट्स। मीन्स मान लिया ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियंस हमने मान लिए। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बीच वाला जो न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस को इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, जो इसके नेबर है, जो इसके टच में है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई न्यूक्लियस यहां पे है उस न्यूक्लियस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। और स्फेरिकल शेप का रीजन क्या होगा, स्फेरिकल शेप का जो रीजन है वो होगा क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगेंगे। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम रिमेन्स स्फेरिकली सिमेट्री अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो जो एटम का जो न्यूक्लियाई है वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप के अंदर होगा क्योंकि उस टाइम पे उसके अंदर क्या लगेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक अजम्पशन थी। फर्स्ट अजम्पशन क्या ली थी हमने, जो न्यूक्लियस है वो इनकम्प्रेसिबल मैटर से मिलकर बना है। सेकंड हमने ये लिया कि जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सैचुरेट्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद जब कोई न्यूक्लियस हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो उसके जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। स्फेरिकल शेप का रीजन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो शेप स्फेरिकल होगी। उसके बाद इसकी कुछ लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ अचीवमेंट्स भी है। अचीवमेंट्स क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने जो बाइंडिंग एनर्जी है, अलग अलग न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको भी एक्सप्लेन करके बताया। ये सब हम जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है वो सब हम जो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला करेंगे जो कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी कैसे एक्सप्लेन करके बताया इस मॉडल की हेल्प से। इट प्रेडिक्ट द एटॉमिक मास, तो इस मॉडल ने एटॉमिक मास के बारे में बताया एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई एक्यूरेटली, मतलब कुछ न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी को भी इसने एक्यूरेटली एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिडिक्ट इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी। मीन्स अल्फा और बीटा डीके को भी इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताया गया। उसके बाद जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी इस मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताया गया। उसके बाद फेलियर ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कौन कौन सी फेलियर थी, सबसे पहले फेलियर क्या थी, ये मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर कुछ न्यूक्लियस हमारे पास ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन कौन से न्यूक्लियस के पास थी, जिसके पास प्रोटोनों और न्यूट्रॉन नंबर की संख्या अगर ये थी 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, जिन न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये संख्या थी वो न्यूक्लियस क्या थे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे। और जो स्टेबल ये जो नंबर है इन नंबर को क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। और जिन न्यूक्लियस के पास मैजिक नंबर था उनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया कि जिन न्यूक्लियस के पास ये मैजिक नंबर है वो बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है।
तो इट फेल टू एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। तो ये कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, जो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल थे, उनको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया कि ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है। वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई, अगर प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ये है 2, 8, 20, 28, 50 और 82 और 126 या फिर 24 भी बोल सकते हैं, ये हाल फिलहाल में ही डिस्कवर किया गया है मैजिक नंबर। तो जिनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ये था तो वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल थे, और जिनको हम क्या बोलते हैं मैजिक नंबर, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल इनको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। उसके बाद जो अगली जो फेलियर है, ये मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं बता पाया कुछ न्यूक्लियाई का एक्सप्लेन करके। इट फेल टू एक्सप्लेन द मेजर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैनी न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। और जो लास्ट इसकी फेलियर है, इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये कुछ न्यूक्लियाई की जो स्पिन है उसको भी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। इसके बाद इसका जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। और सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला के अंदर हम देखेंगे इसका जो बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व आएगा, जो 12th क्लास के अंदर हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं, तो वो सब हम सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला के अंदर देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर कोई चीज समझ ना आई है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।